हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ऑन चैनल वेलोसिटी लर्निंग। मैं सेल्फ शिखा और आज मैं अपना वीडियो लेकर आई हूँ 9th क्लास के लिए, जो कि आपके चैप्टर ग्रेविटेशन से है। ओके स्टूडेंट, तो चलो डिस्कस करते हैं आज हम हमारे टॉपिक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है बच्चों कि न्यूटन सर ने बोला था एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इफ टू बॉडीज हैं, एक 1 एंड 2 या फिर A एंड B टू बॉडीज है, A बॉडी जो होती है exert a force on the body B, that B body also exert an equal and opposite force on the body A. ओके, ये हैंड मेरा, ये हैंड राइट, ये हैंड जितना फोर्स इस वाले हाथ के ऊपर एग्जर्ट करेगा, ये वाला हाथ भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स एग्जर्ट करेगा। ये हमारे न्यूटन का क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अब सडन दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये क्यों डिस्कस कर रही है, हम तो ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, तो मैम डिस्कस कर रही है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, भाई इसका क्या मतलब है? मैम से आज कोई मिस्टेक हो रही है, मैम वीडियो किसी और टॉपिक की बना रही हैं। ओके, नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है, हम बाय मिस्टेक ये नहीं बता रहे हैं। आज न्यूटन का थर्ड लॉ हमने आपको इसलिए रिकॉल कराया है मोशन का, बिकॉज आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे टॉपिक से रिलेट है। आज हम आपको न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन और हमारे न्यूटन्स के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की कुछ सिमिलैरिटीज़ बताने वाले हैं। क्या है ये, क्या इन दोनों में क्या लिंक है, इसलिए हमने आपको न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन रिकॉल कराया था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। क्या है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, पता है सबको, ठीक है। और यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बोला गया बच्चों कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन यूनिवर्स। यानी इस यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सब ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट होते हैं, वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, राइट। तो ये हम जैसे हमने आपको एक्सप्लेन की थी ये बात पहले भी, लेट यहाँ पर हमने क्या किया, 2 ऑब्जेक्ट लिए थे ये हमने बच्चों, एक A और एक B, राइट। हमने एक लाइन ड्रॉ किया था जो क्या कर रही थी, इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही थी, इनको इन दोनों जो हमारी ऑब्जेक्ट है उनको इनके सेंटर से ज्वाइन कर रही थी, राइट। ये फोर्स एग्जर्ट करता है जब दोनों है, तो ये इसके ऊपर एग्जर्ट करेगा B के ऊपर और B A के ऊपर एग्जर्ट करेगा, ठीक है, FAB एंड FBA, राइट। ये इस तरीके से फोर्स जो होते हैं बच्चों, इस तरीके से इस डायरेक्शन में करते हैं वर्क, राइट। बताया था सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि ये जो फोर्स यहाँ पर एग्जर्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये जो इनकी ज्वाइनिंग लाइन है आपके सेंटर्स की, उसके अलोंग ये फोर्स क्या होता है बच्चों, एग्जर्ट होता है। ओके, तो इसीलिए इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। क्यों? अगर ये इस डायरेक्शन में जाता या इस डायरेक्शन में जाकर अट्रैक्ट कर लेता बी को, तो फिर ये सेंट्रल फोर्स नहीं होता। बट ये तो कैसे अट्रैक्ट करता है, इस वे से नहीं, इस वे से नहीं, डायरेक्ट जो उनकी आपकी ये जो लाइन होती है जो उनके सेंटर्स को ज्वाइन करती है, उसके अलॉन्ग ही क्या करता है, फोर्स ये एग्जर्ट होता है उसी डायरेक्शन में। यानी डायरेक्शन जो फोर्स की होती है वो कौन सी होती है, इस लाइन के अलॉन्ग होती है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर FAB इक्वल टू माइनस FBA, राइट। यही तो है, दोनों फोर्स एग्जर्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दोनों फोर्स एक दूसरे को, दोनों ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करेंगे इन फोर्स के साथ में, बट कैसे होंगे, ऑपोजिट होंगे और मैग्नीट्यूड में सिमिलर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम यहाँ पर कुछ लग रहा है भाई, न्यूटन का थर्ड लॉ भी तो यही है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल है एंड ऑपोजिट है। तो इससे क्या प्रूव हुआ, इट मीन्स हमारे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, सिमिलर है। यू कैन ऑल्सो से कि वो दोनों क्या है, सिमिलर है। चलो ये बात तो हो गई मैम, मान लेते हैं इस बात को। अब आगे एक एग्जांपल लेते हैं, चलो कि स्टोन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द रूफ टूवर्ड्स द अर्थ, एंड वी नो वेरी वेल कि वो टूवर्ड्स अर्थ क्यों जाता है, बिकॉज वी अर्थ क्या करती है, अर्थ एग्जर्ट करती है हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है एक सर्टेन ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, राइट। ये हम सबको पता है कि अर्थ जो होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के थ्रू हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है, एग्री, राइट। तो न्यूटन सर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए भाई, जब अर्थ फोर्स लगा रही है हमारे स्टोन के ऊपर, तो स्टोन ऑल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अर्थ, राइट। बट
हम क्या करते हैं जब ये सब चीज़ सिचुएशन हो है और देखते हैं हम तो केवल एक ही चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि स्टोन जो है वो तो अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, बट अर्थ को तो हम अपर डायरेक्शन में मोशन करते देखते ही नहीं है। हम तो केवल जो मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं वो स्टोन का कर रहे हैं कि स्टोन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है अर्थ की तरफ। तो इट मीन्स यू कैन से कि हम तो केवल एक ही का फोर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कौन सा फोर्स, जो अर्थ स्टोन के ऊपर लगा रही है, क्योंकि स्टोन क्या है, टूवर्ड्स अर्थ मूव कर रहा है। तो ये फिर जो फोर्स स्टोन ने अर्थ के ऊपर लगाया उसका क्या हुआ भाई, अर्थ में तो कोई भी चेंजेस नहीं है, तो उस फोर्स का क्या हुआ जो स्टोन उसके ऊपर लगा रहा है। लगाना चाहिए न्यूटन सर के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन डेफिनेटली। चलो अब समझाते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि स्टोन मूव करता हुआ हम ऑब्जर्व करते हैं बट हम अर्थ को नहीं करते। ठीक है बच्चों, तो यहां पर लेते हैं हम वही मास ऑफ अर्थ कितना होता है, पूरी कैलकुलेशन के साथ बताएंगे आपको। मास ऑफ अर्थ कितना होता है स्टूडेंट, 6 × 10⁻24 kg होता है, राइट। और यहाँ पर हम मास ऑफ, क्योंकि हमारा स्टोन बहुत छोटा है तो यहाँ पर मास ऑफ स्टोन कितना हो जाएगा 1 kg। ठीक है, अब उसमें बोला लेट यहाँ पर एक चीज करो, देखो बताते हैं बीच का डिस्टेंस को लेके डिस्कस करें। अगर ये आपका क्या है छोटू सा स्टोन और ये आपकी क्या है बच्चों बहुत बड़ी सी अर्थ है, राइट। यहाँ से डेफिनेटली यू से कि ये इस डायरेक्शन में मैम इस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। तो ये जो फोर्स इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, हमने क्या कहा था कि इनके सेंटर्स को क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं, जो ये सेंटर्स को लाइन ज्वाइन करते हैं उसी के अलोंग ये फोर्स की डायरेक्शन होती है, राइट। तो अब अर्थ का बहुत बड़ी है, बहुत मास बहुत ज़्यादा है अर्थ का, तो दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो इनके बीच का जो डिस्टेंस लेंगे वो अर्थ के रेडियस के इक्वल लेते हैं बच्चों। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल जो कितनी होती है 6.4 × 10⁻6 मीटर होती है, राइट। अब इनके बीच में जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है बच्चों, उसका वैल्यू फाइंड करें। देखो कैसे होता है उसका वैल्यू फाइंड, यहाँ पर we know that F = G/m, ठीक है, ये मास ऑफ स्टोन एंड ये द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी डिस्टेंस बिटवीन दैम ना, अर्थ के और स्टोन के बीच का जो डिस्टेंस है। तो यहाँ पर होगा 6.67 × 10⁻11 into 6 × 10⁻24, मास ऑफ स्टोन 1 kg, एंड हियर इज क्या आएगा स्टूडेंट, हियर इज 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर, गॉट इट। अब राउंड अबाउट आप इसकी कैलकुलेशन खुद कीजिएगा और इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा आपको बच्चों 9.8 न्यूटन। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर हमारा जो स्टोन है और जो हमारा अर्थ है उनके बीच में जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो क्या है बच्चों 9.8 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, यानी अर्थ भी जो है स्टोन के ऊपर 9.8 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट कर रही है एंड स्टोन ऑल्सो एग्जर्ट 9.8 न्यूटन फोर्स ऑन द अर्थ। ठीक है, ओके। अब मैम ये तो हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं हुआ, ये तो भाई हमें ठीक है दोनों के बीच में जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उसकी वैल्यू आई है, बट ये कहाँ से आया कि स्टोन मूव करेगा और अर्थ मूव नहीं करेगी। चलो अब बताते हैं, देखो डोंट वरी बी हैप्पी। यहाँ पर हमारे न्यूटन सर ने भाई हमें कुछ भी गलत नहीं बताया था बच्चों, सब कुछ सही बताया था। अब कैलकुलेशंस के थ्रू लेके चलेंगे हर चीज को, बताते हैं। तो ये हुआ आपका, निकालो अब इससे क्या होता है। यहाँ देखो फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ due to stone in अर्थ के ऊपर फोर्स लग रहा है ना बच्चों, तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। कितना है 9.8 न्यूटन। सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन, ठीक किसके थ्रू, ड्यू टू द अर्थ
बट ये कौन सी डायरेक्शन में होगा? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कितना होगा? सिमिलर आ गया, यहाँ पर भी कितना आया बच्चों? 9.8, क्योंकि फोर्स तो दोनों में क्या है? सिमिलर है, राइट। अब ये तो हो गया कि भाई फोर्स जो वर्क कर रहा है, जो एक्सर्ट हो रहा है, एक तरीके से एक्टिंग कर रहा है, वो दोनों सिमिलर है, ये तो हमें पता ही है। अब चेंज कहाँ आता है? एक्सीलरेशन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोशन की, तो मोशन मतलब एक्सीलरेशन, यानी कितना स्टोन में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, कितना अर्थ में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग तो मोशन होगा। तो एक्सीलरेशन वी नो दैट, एक्सीलरेशन हमारे जो न्यूटन सर थे उनके सेकंड लॉ के अनुसार वी नो दैट कि F इक्वल टू क्या होता है बच्चों? m इंटू ए, राइट। सो हियर वी फाइंड एक्सीलरेशन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है, F अपॉन m, ओके। देन हियर इज एक्सीलरेशन ऑफ stone, acceleration of the stone कौन सी डायरेक्शन में? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। फाइंड करते हैं, निकालते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम फाइंड करते हैं एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है स्टोन में, तो वी नो दैट A इक्वल टू F अपॉन m, राइट। एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे, फोर्स का वैल्यू है 9.8, मास कितना था स्टोन का हमारा? 1 kg, सो इट बिकम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट? नाउ फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ फाइंड करो, ठीक है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। फाइंड करते हैं एक्सीलरेशन इक्वल टू वही सिमिलर फोर्स अपॉन मास, राइट। फोर्स सिमिलर 9.8, मास कितना था? 6 इंटू 10 टू द पावर 24, और इसको राउंड अबाउट सोल्व करके जो आंसर आएगा बटा सॉल्व करके आएगा 1.63 इंटू 10 टू द पावर -24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखो कितना डिफरेंस है, यानी जो स्टोन में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, एंड जो अर्थ में प्रोड्यूस हुआ है वो हो रहा है 1.63 इंटू 10 टू द पावर -24 का है। कितना स्मॉल अमाउंट है ये। तो अब बताओ आप, ये भाई नेग्जिबल है, ये जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है अर्थ में ये तो बहुत कम है। तो हाउ कैन वी ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अर्थ इन द अपवर्ड डायरेक्शन? नहीं कर सकते, ये ज्यादा है, तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं ओनली कि जो स्टोन होता है उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन ज़्यादा है और अर्थ में एक्सीलरेशन कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए हम मोशन को ऑब्जर्व नहीं करते। बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होता। यहाँ मेन क्वेश्चन जो आया है कहाँ से, किसके में अंदर मिलेगा सॉल्यूशन बच्चों? ये मिलेगा हमें इस वाले फॉर्मूले के अंदर। ये देखो, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। स्टोन का जो मास था वो 1 kg था, राइट, बहुत ही कम मास था, तो डेफिनेटली है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेलरेशन फोर्स सिमिलर लग रहा है। अर्थ के ऊपर भी 9.8 न्यूटन का लग रहा है और जो स्टोन है उसके ऊपर भी 9.8 का लग रहा है, लेकिन ये तो सिमिलर हो गया, यानी कांस्टेंट मान लो उसको तो एक तरीके से। तो ये कहाँ रिलेशन आया? इसके बीच में आएगा सारा मोशन का रिलेशन। स्टोन का मास बहुत ज़्यादा कम है तो दैट्स वाई एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, एंड अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के दोनों। ओके, तो ये इसीलिए हम केवल स्टोन के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। भाई अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। तो दैट्स वाई अर्थ का आप अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन ऑब्जर्व नहीं करते हो। न्यूटन सर गलत नहीं है। और ये हमने पिछले अपने जो वीडियो आपको प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड करना बताया था, वहाँ पर हमने बताया था कि जब हमने अर्थ का और सन का निकाला था बच्चों, तो वहाँ पर जो उनका फोर्स आया था वो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन आया था, और लार्ज अमाउंट था ये फोर्स का, जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ जो होती है, अर्थ होल्ड रहती है
किसके, सन के अराउंड जब वो रिवॉल्व करती है तो इसी फोर्स की वजह से ये अर्थ जो होती है वो होल्ड होती है। यानी हमारा पूरा सोलर सिस्टम इन ये जो मैक्सिमम फोर्स एक से जो लार्ज वैल्यू ऑफ फोर्स आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की आती है, इसी वजह से होल्ड है पूरा सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि न्यूटन सर गलत है, न्यूटन सर बिल्कुल सही है, बट अर्थ जो मूव नहीं करती है, हमें जो मोशन ऑब्जर्व नहीं होता है वो उसकी लेस वैल्यू होती है, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से। ठीक है, तो होपफुली आपको न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का रिलेशन समझ में आ गया होगा। दोनों ही क्या है बच्चों, सिमिलर हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।